नमस्कार। आज हम कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की गहराई में उतर रहे हैं। मतलब वो प्रक्रिया जिससे हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसने कुछ आरेख और मुख्य जानकारी दी गई है। आज हम जल्दी से समझेंगे कि ये विभाजन होता कैसे है, इसे कंट्रोल कौन करता है और क्या सभी कोशिकाएं एक ही तरह से विभाजित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना इतना जरूरी क्यों है कि कोशिकाएं कैसे बढ़ती हैं और विभाजित होती हैं। देखिए, ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल तो है, पर उतनी ही व्यवस्थित भी है। जीवन चलता रहे उसके लिए ये एकदम बुनियादी है। और आप देखेंगे कि इसमें कई स्तरों पर बहुत बारीक नियंत्रण होता है ताकि हर कदम बिल्कुल सही तरीके से हो। अच्छा, तो ये सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है जैसे हमारे स्रोत के आरेख में दिखाया गया है। इसके मुख्य चरण है G1, S, G2 और M। G1 मतलब ग्रोथ फेज, जिसकी लंबाई बदल सकती है। S में DNA बनता है, G2 तैयारी का फेज है और M में असल विभाजन होता है। पर आपने कहा ये नियंत्रित है, तो इसे चलाता कौन है? यहाँ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस यानी CDKs का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये प्रोटीन्स है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि साइक्लिन की मात्रा चक्र के अलग अलग चरणों में बदलती रहती है। वो बनती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं, और ये साइक्लिन CDKs के साथ जुड़कर उन्हें सक्रिय करती हैं। अच्छा, तो ये जोड़ी में काम करते हैं? बिल्कुल। ये साइक्लिन CDK जोड़ी फिर दूसरे प्रोटीनों में फॉस्फेरेट समूह जोड़ती हैं। इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इससे वो दूसरे प्रोटीन या तो सक्रिय हो जाते हैं या निष्क्रिय, और इसी से चक्र आगे बढ़ता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे RB प्रोटीन है। जब साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स RB को फॉस्फोराइलेट करता है तो कोशिका को G1 से S चरण में जाने का सिग्नल मिलता है, और ग्रोथ फैक्टर जैसे बाहरी सिग्नल वो इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने में मदद करते हैं। तो RB प्रोटीन एक तरह का गेट कीपर हुआ जिसे ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स खोलता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब मान लीजिए DNA बनने में कोई गड़बड़ी हो जाए? क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है? बिल्कुल है। यहीं पर कोशिका चक्र के चेक पॉइंट्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का रोल आता है। इन्हें आप प्रक्रिया के ट्रैफिक सिग्नल समझ सकते हैं। स्रोत में P53 नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूमर सप्रेसर का जिक्र है। P53 ये क्या करता है? अगर DNA को कोई नुकसान पहुंचता है, मतलब डैमेज होता है, तो P53 सक्रिय हो जाता है, और फिर ये P21 नाम के एक और प्रोटीन को बनाने का सिग्नल देता है। और P21 उसका क्या काम है? P21 जाकर साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। अच्छा, इससे कोशिका चक्र जीवन में ही रुक जाता है। ये कोशिका को मौका देता है कि वो अपने DNA की मरम्मत कर सके। कमाल है। मतलब कोशिका खुद को रोककर ठीक कर सकती है। हाँ, ये एक अद्भुत सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है। लेकिन सोचिए, अगर P53 जैसे जीन में ही कोई गड़बड़ी हो, मतलब म्यूटेशन हो जाए, तो जैसा कि ली-फ्रैकोमनी सिंड्रोम में होता है, तो ये नियंत्रण खत्म हो जाता है। कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होने लगती हैं, और यही कैंसर की जड़ है। बाप रे, तो ये तो P53 तो कोशिका का एक तरह से गार्जियन हुआ। बिल्कुल। और अगर डैमेज इतना ज्यादा हो कि ठीक ही ना हो पाए, तब क्या होता है? तब P53 एक और ज्यादा कठोर कदम उठा सकता है। वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस? हाँ, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कोशिका की आत्महत्या एक तरह से। P53 कोशिका को ये निर्देश देता है ताकि खराब कोशिका पूरे जीव को नुकसान ना पहुंचा सके। ओह! इसमें BAX और BAK जैसे दूसरे प्रोटीन मदद करते हैं, जो असल में कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो ये दिखाता है कि कोशिका की मौत भी जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कोशिका का विभाजन। ये नियंत्रित विभाजन और मृत्यु की क्षमता, क्या ये शरीर की सभी कोशिकाओं में एक जैसी होती है या फर्क होता है? स्रोत में कोशिकाओं को बांटा भी गया है। हाँ, बिल्कुल फर्क होता है। उनके विभाजन की क्षमता के आधार पर उन्हें मोटे तौर पर 3 ग्रुप में बांटा गया है: परमानेंट, स्टेबल या क्विसेंट, और लेबाइल। परमानेंट, स्टेबल, लेबाइल, ये क्या है? परमानेंट कोशिकाएं वो हैं जो परिपक्व होने के बाद सामान्यतः विभाजित नहीं होती, जैसे हमारे दिमाग की न्यूरॉन्स या दिल की मांसपेशियां। अच्छा। स्टेबल कोशिकाएं जैसे लीवर की कोशिकाएं, हेपेटोसाइट्स, वो आमतौर पर शांत रहती हैं, मतलब G0 अवस्था में। लेकिन जरूरत पड़ने पर, जैसे कोई चोट लगने पर, वो वापस चक्र में आकर विभाजित हो सकती हैं। ओके, और लेबाइल? लेबाइल कोशिकाएं वो हैं जो लगातार विभाजित होती रहती हैं, जैसे हमारी बोन मैरो की कोशिकाएं, त्वचा की कोशिकाएं या आंत की परत बनाने वाली कोशिकाएं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कीमोथेरेपी जैसी दवाएं
जो तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को निशाना बनाती हैं, हाँ, वो लेबाइल कोशिकाओं पर सबसे ज्यादा असर करेंगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही वजह है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स अक्सर बालों के झड़ने, लेबाइल हेयर फॉलिकल सेल्स या पेट की समस्याओं, लेबाइल आंत की परत की कोशिकाओं के रूप में दिखते हैं। वहीं स्टेबल कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर मरम्मत के लिए G0 से निकलकर विभाजित हो सकती हैं। और परमानेंट कोशिकाओं का ना विभाजित होना ये भी बताता है कि क्यों दिमाग या दिल की गंभीर चोटों से उभरना इतना मुश्किल होता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये कोशिका चक्र जीवन के लिए एक बेहद जरूरी और बारीकी से नियंत्रित प्रक्रिया है, एक डांस की तरह। विकास, मरम्मत, सब कुछ इसी पर निर्भर है। हाँ, और ये साइक्लिन, CDK, P53 जैसे रेगुलेटर्स ये ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही तालमेल में हो। बिल्कुल। और जब ये तालमेल बिगड़ता है तो कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सही कहा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि इन अंदरूनी जेनेटिक नियंत्रणों के अलावा क्या कोई बाहरी या पर्यावरणीय कारक भी हैं, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कोशिका चक्र की इस सटीकता पर असर डाल सकते हैं और क्या कहते हैं, गलतियों की वजह बन सकते हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना हमें कोशिका के स्वास्थ्य और बीमारी की शायद और गहरी समझ दे सकता है।